Hello students, welcome to Top Class Physics channel and I am back with another video. So in this video, I'll discuss this year that is 2022 NEET question and answer discussion on physics. Okay, so basically ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है. So मैं 4 पार्ट में लेकर आऊँगा और in first part I'll cover mechanical part that is from unit and dimension to gravitation. Okay. इन सेकेंड पार्ट में 11 का जो नेक्स्ट पार्ट है इलास्टिसिटी टू वेव एंड ऑसिलेशन वो कवर होगा. इन थर्ड पार्ट आई विल कवर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इन फोर्थ पार्ट आई विल कवर मॉडर्न फिजिक्स. ओके, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस बिकॉज इन दिस वीडियोस मैं सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर और सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास मैं लेकर आऊँगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कशन करूँगा थ्रू क्वेश्चंस. तो वो काफ़ी इजी हो जाता है जब आप फर्दर एनी अदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाते हो तो बहुत ही आसान होने वाला है. ठीक है, सो पूरा वीडियो देखना और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो बेसिकली जो मैंने कहा कि अभी जो जब 4 पार्ट्स में आएगा तो फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स को कवर कर रहा हूँ और इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं अभी नीट में आया है जो 17 जुलाई में नीट हुआ था. तो देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चंस मतलब कौन सी चैप्टर्स में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कितने कम क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम देखते हैं. तो फर्स्ट जो चैप्टर्स है जो यूनिट एंड डायमेंशन है बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं और इसमें हर साल 2 से 3 और 4 भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, हर साल आता है और पिछले बार भी आया था और इस बार भी 3 क्वेश्चंस आए हैं. तो एरर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ डायमेंशन से 3 ही क्वेश्चन आए हैं. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. तो आप शायद जानते होंगे कि व्हाट इज़ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज़ सॉलिड एंगल. जो क्लास 12 में है, जो नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हो और जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए आप सभी जानते हो कि जो प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है उसका डेफिनेशन आप जरूर जानते होंगे. उनका यूनिट्स डायमेंशन क्या क्या होता है वो देखते होंगे, आप जानते होंगे. सो इसमें ऑप्शंस है कि इसमें ऑप्शंस है कि फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दे हैव डायमेंशंस एंड यूनिट, मतलब बोथ है, यूनिट एंड डायमेंशन है. बी है नो डायमेंशन बट इट हैज़ यूनिट. थर्ड में है डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है. एंड फोर्थ है नाइदर डायमेंशन और यूनिट, मतलब डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर. तो फर्स्ट में है डायमेंशन भी है और यूनिट भी है. सेकेंड में है डायमेंशन नहीं है यूनिट है. फोर्थ में है मतलब थर्ड ऑप्शन में है डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है. एंड फोर्थ डायमेंशन नहीं है बट एंड यूनिट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट ये क्वेश्चन तो अब बहुत ही ईजी है, आप जानते होंगे. तो देखो फर्स्ट प्लेन एंगल क्या होता है, व्हाट इज प्लेन एंगल. सो इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हियर, so this is my center and this is angle theta. so this is the plane angle मतलब 2D एंगल जो सरफेस में ड्रॉ किया जाता है. so इसमें देखो कि A to B अगर एक पाथ है तो this is called arc, right? and if this is the radius of this circle, so we can define our plane angle theta, that is arc by radius, so it is S by R. okay, so ये जो प्लेन एंगल होता है इसमें हम डिफाइन करते हैं आर्क बाई रेडियस से. सो अब इसका एंगल का जो यूनिट होता है आप जानते होंगे कि हम डिग्री में लेते हैं और रेडियन में भी लेते हैं और ऐसा यूनिट होता है रेडियन. तो एंगल का तो यूनिट है दैट इज रेडियन. और अब डायमेंशन निकालो. आर्क जो होता है वो लेंथ होता है और रेडियस भी लेंथ होता है. तो बोथ जो आर्क एंड रेडियस है दोनों का ही डायमेंशन एल एंड एल होगा क्योंकि आर्क लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है. सो लेंथ बाई लेंथ, तो ये हो गया 1, मतलब डायमेंशन लेस. सो इट हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन. ठीक है,
और देख लेते हैं सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? अगर आप देखे होंगे कि एक जो होता है ना वाटरमेलन, वाटरमेलन के एक पार्ट तुम अगर काट लो, पीस वाटरमेलन का एक पार्ट अगर तुम काट लो तो कैसे दिखते होंगे? ऐसे एक पीस मैंने काट लिया और दिस इज द एंगल, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, सो दिस एरिया इज से एस एंड दिस इज द रेडियस आर। तो सॉलिड एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल्स टू सरफेस, दिस इज कॉल्ड सरफेस, दिस एज इज सरफेस नॉट आर्क। तो इसीलिए हम कोई और सिंबल से हम डिनोट करते हैं, से a. So a by this is the area and this is the radius. Okay, this is the center O. This is radius. So r square. So you can define solid angle like area by radius square. So it has unit that is called steradian. It has unit, you know, that is steradian. And what is the dimension of this? Area dimension is length square, and r square means length square, because r the length, radius is length, so r square means length square, l square by l square, that is 1. So it is also dimensionless quantity. Plane angle is a dimensionless quantity, solid angle is dimensionless quantity, that's why it is dimensionless. So ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट इट हैज़ यूनिट। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का भी यूनिट है, सॉलिड एंगल का भी यूनिट है, सो दे हैव यूनिट। सो यूनिट होगा, डायमेंशन नहीं होगा, सो ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। सो दिस इज, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बट दे हैव यूनिट। ओके, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप दोनों का डेफिनेशन जानते हो, ये इक्वेशन अगर जानते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डायमेंशन से, बहुत ही आसान सवाल है, जो है एक मैचिंग दिया हुआ है, मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल क्वेश्चन को हम जी से नोट करते हैं, तो जी लिख देता हूँ। सेकंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सर पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड फोर्थ में है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। और जो यहाँ पर जो है डायमेंशंस, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, सेकेंड है एम इनवर्स एल क्यूब टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको मैच करना है कौन किस में जाएगा, ठीक है। यही था क्वेश्चंस। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, जो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 by r square। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? बहुत ही आसान है। तो आप जी को निकाल सकते हो, ये एफ इंटू आर स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई m1 m2, डिवाइडेड बाई m1 m2। तो एफ का डायमेंशन तो आप जानते हो, एम एल टी टू द पावर -2, आर मतलब लेंथ रेडियस, एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, एम मतलब कैपिटल एम, एंड दिस इज ऑल्सो मास कैपिटल एम मतलब कैपिटल एम स्क्वायर। ओके, तो आप अगर ये कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, ऊपर में एम है मतलब पावर 1 एंड दिस साइड इज एन स्क्वायर, सो एम टू द पावर -1, बिकॉज ये ऊपर जाने से -2 हो जाता है, तो -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2। तो ये जो डायमेंशन है ये इसका है, ठीक है। तो जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका है। नेक्स्ट आप आसानी से जानते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का तो डायमेंशन तो एक ही होता है, जो वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, मतलब हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स मतलब एम एल टू टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट एल, सो एल एल से एल स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो डायमेंशन है तो ये तो इसका हो जाएगा, ठीक है, हमको अलग से निकालने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो कोई भी पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, कोई भी पोटेंशियल ले लो, पोटेंशियल का डायमेंशन तो पोटेंशियल ही होगा। तो पोटेंशियल मतलब क्या है, वर्क डन बाई चार्ज। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें से हम निकाल सकते हैं इजीली जो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, तो वर्क डन का निकालें एम एल स्क्वायर टू द पावर -2 और चार्ज होता है इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो हम भी इसे निकल डिनोट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय मास, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, मतलब ये जो डायमेंशन था एम एल स्क्वायर टू द पावर -2, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एम एल स्क्वायर टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय मास, राइट। मास कट गया तो एल स्क्वायर टू द पावर -2, तो ये हो गया इसे। और लास्ट जो है ये क्या है, एल टू द पावर -2, दैट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दैट मीन्स स्मॉल जी, जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट, वही होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आप पढ़े होंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1m2/r²। अगर ये अर्थ के लिए अगर सोचो कि for mass of earth, that is capital M, and for any apple, so suppose just take this is a marker, earth attracting this mass, so this is my m2, so mass of marker is m and the radius of earth is capital R. so ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जो दूसरे वाला मास है उसको छोड़ के जो है वो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इसको हम लिखते हैं g and this is m, that is mg, क्योंकि हम जानते हैं द वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन आवर सरफेस दैट इज mg, सो दैट्स व्हाई दिस g is called gravitational intensity, that is the small g. This is also called gravitational acceleration, so this dimension is equal to gravitational acceleration or self acceleration. Okay, so this is second question, बहुत ही easy था। तो आप ये शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही है, तो इसको अगर मार्क कर दिया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है दैट इज mgh/m, तो मतलब g इंटू एच, तो g के साथ एक h मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक l मल्टीप्लाई होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है, सो l स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा ये। तो अब दोनों अगर मैच कर दोगे, अगर ऑप्शंस देखोगे तो काफ़ी हद तक तो आप करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप एनर्जी का डायमेंशन मैच कर सकते हो। तो क्योंकि ये तो एनर्जी है mgh, और एनर्जी सिर्फ जो होता है m/2, हमेशा हम जानते हैं कि एनर्जी का डायमेंशन वही होता है, तो ये होगा एनर्जी डायमेंशन। तो एनर्जी से मैच कर दोगे, 3 मैच कर दोगे तो आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ये देख कर बता सकते हो, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, ये भी डायमेंशंस में आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशन ऑफ m l t टू द पावर -2
a minus 2. Dimension of this belong to the, किसका डायमेंशन है ये? ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंडक्टेंस, सॉरी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सॉरी परमियबिलिटी, थर्ड इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक सॉरी नॉट परमेबिलिटी, परमिटिविटी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इन चारों में से किसका डायमेंशन ये होगा? ठीक है, तो अगर डायमेंशन दिया हुआ है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में से. अगर आपको याद है तो अच्छा है होगा, लेकिन याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी डायमेंशन याद रखने का ज़रूरत होता नहीं है, क्योंकि ये खास करके बड़े जो क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है. सो हम कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? देखो, आप क्या करोगे कि एक एक करके निकालो. ठीक है, फर्स्ट निकाल दिया, अगर ऑप्शन में हो गया तो टिक कर दो, अगर दूसरा निकल के ऑप्शन में आ गया तो टिक कर दो. तो फर्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस का निकालते हैं. व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? दैट इज, इसका इक्वेशन हम जानते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट. यही होता है इक्वेशन. तो दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. सो एल इक्वल्स टू phi by I, है ना? phi by I. phi means what? That is magnetic flux, है ना? देखो, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का भी दिया हुआ है. अगर आप phi निकाल दोगे तो ये वाला भी निकल आएगा. तो इसीलिए आप ये ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है. अगर phi निकाल दो पहले, phi मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सरफेस एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, इसका इक्वेशन होता है. मैग्नेटिक फील्ड मतलब B का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए टू गेट डायमेंशन ऑफ phi, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो B कैसे निकाले? एक इक्वेशन था F इक्वल्स टू QVB, मतलब Q इंटू V क्रॉस B था. अगर आप फोर्स द वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का अगर परपेंडिकुलर ले लो तो साइन 90 हो जाता है. तो मैक्सिमम फोर्स होता है QVB. Q मीन्स चार्ज, V इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज चार्ज पार्टिकल, एंड B is magnetic field. So to get magnetic field B, you can write like this, F by Q into V. So F means ml to the power minus 2. ये हमेशा याद रखना, क्योंकि F हमेशा आता है किसी न किसी इक्वेशन में. और चार्ज मतलब करंट इंटू टाइम, मतलब करंट इज चार्ज बाई टाइम. यहाँ से चार्ज मीन्स करंट इंटू टाइम. करंट मतलब A एम्पियर एंड T is T, capital T, and velocity is L t to the power minus 1. That's what displacement by time, L by time मतलब L t to the power minus 1. तो ये आप कैलकुलेट कर लो. ये T कट जाएगा, सिर्फ आएगा M t to the power minus 2 A इनवर्स, है ना? L कट गया. B means F by Q into V, ये कट गया, L A इनवर्स दिस. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पर पुट कर दो M T to the power minus 2 A इनवर्स इनटू, दिस इज द एरिया, दिस इज नॉट एम्पियर, दिस इज एम्पियर करंट, दिस इज एरिया मतलब L स्क्वायर, राइट? तो ये गलती एग्जाम प्रेशर में हो सकता है कि ये मतलब ये एरिया से एरिया कट देगा. तो ये मत करना, क्योंकि ये ध्यान रखना ये एरिया है और दिस इज एम्पियर. सो हमारा आंसर हो गया फ्लक्स का M L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 A इनवर्स. तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन है ये पहले निकल गया. सो अब देखो M L, तो ये डायमेंशन से मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो नहीं होगा, है ना? तो हम पुट कर देते हैं M फ्लक्स का जो डायमेंशन है M L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 A इनवर्स डिवाइडेड बाई करंट. ये करंट है मतलब एम्पियर, करंट द बेस क्वांटिटी. तो ये अगर एम्पियर ऊपर गया तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2. मैच करो, नहीं आ रहा है. ये L स्क्वायर है और बाकी सब सेम है, सिर्फ दिस इज L स्क्वायर, दिस इज L,
तो ये डायमेंशन नहीं होगा। हम निकलते हैं अब मैग्नेटिक परमिटिविटी, सॉरी परमिएबिलिटी। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो इसीलिए कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? अच्छा, बी का डायमेंशन जो था वो था एम क्या था, एल (2) ए इनवर्स, यही था बी का डायमेंशन। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो इसका डायमेंशन बहुत ही इजी से हम किसी और इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि B इक्वल्स टू एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग कंडक्टर के लिए B का इक्वेशन क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4π2I/r, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वेव। सो टू फाइंड दिस म्यू नॉट आई कैन राइट B इंटू आर डिवाइडेड बाई, तो देखो इनका सबका तो डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो सिर्फ क्वांटिटी को देखो ना, B इंटू आर डिवाइडेड बाई आई, बी का डायमेंशन है ये m (t⁻⁻2) a इनवर्स। देखो एक ऐसा इक्वेशन यूज़ करो जहाँ पर से आप आसानी से इजीली इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो मैंने इसीलिए एक आसान इक्वेशन ले लिया। B हो गया डिस्टेंस, ये r है मतलब डिस्टेंस, एंड I इज A। अब देखो M L, A नीचे है ये और ये इनवर्स, तो (t⁻⁻2) लिख लेते हैं और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला है सेम, बट दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ B निकाल दो, उसके बाद फ्लक्स निकाल दो, आप चेक कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन में से फ्लक्स निकल आएगा तो आप चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन है या नहीं। उसके बाद टाइम से डिवाइड कर दो, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा तो ये डायमेंशन है कि नहीं। उसके बाद आप म्यू नॉट कर सकते हो क्योंकि आप पहले ही B निकल चुके हो टू फाइंड दैट डायमेंशंस। सो आप इजीली B तो वही पुट करके आप म्यू नॉट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर ही आप ये सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये 3 हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशंस के जो चैप्टर्स हैं। एरर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है इससे, सो नेक्स्ट ईयर आ सकता है 1-2 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो सेकंड चैप्टर है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, लाइक दिस इज डिस्प्लेसमेंट s एंड दिस इज टाइम t। 2 ग्राफ दिया हुआ है, वन इज 30 डिग्री एंगल पर है, अनदर इज 45 डिग्री एंगल पर। ओके, with the x-axis shown in figure, ratio of their respective velocities, ratio to find, आपको फाइंड करना पड़ेगा ratio of their respective velocity। ठीक है, ऑप्शन से 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:√3 and ऑप्शन डी √3:1। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा। देखो वेलोसिटी निकालना है, तो ये जो ग्राफ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हमेशा हमने ध्यान रखना कि ग्राफ किस में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में कोई भी स्लोप होगा तो वो क्या डिनोट करता है, दैट डिनोट्स वेलोसिटी, बिकॉज स्लोप मीन्स if I say this is angle is theta, so slope means tan theta, हमेशा ये याद रखना, slope means tan theta। So tan theta means for this triangle, if this is theta, tan theta means perpendicular by base, है ना। For this triangle, if this is theta, then tan theta means perpendicular by base।
So what is perpendicular here? In perpendicular direction the quantity is displacement, मतलब displacement and the change in displacement होगा del s, change in displacement, और in this side, in base side there is time axis, that is del t, change in time, मतलब ये है change in time, ये है change in displacement, है ना। perpendicular base, यहाँ पर ये जो लेंथ है वो आ जाएगा इन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये जो लेंथ है इन बेस ये आ जाएगा इन टाइम एक्सिस। सो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ये हो जाता है स्लोप, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है हमारा वेलोसिटी। मतलब इन ये तो थियोरी में आप पढ़े होंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करने, अब अगर हम स्लोप निकालें वो हो जाता है वेलोसिटी। मतलब टू फाइंड वेलोसिटी, अगर हमको एंगल दिया हुआ है तो हम सिर्फ tan थीटा अगर निकाल दें तो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, दैट इज tan थीटा मीन्स स्लोप। थीटा गिवन है, tan थीटा निकाल दो। तो फॉर दिस कर्व थीटा इज 30 डिग्री, सो स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। एंड फॉर दिस कर्व tan 45 डिग्री हो जाता है दिस कर्व के लिए स्लोप tan 45 डिग्री, दैट इज 1। हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा v1, ये हो जाएगा हमारा v2, वेलोसिटी हो गया, क्योंकि स्लोप निकालने से वेलोसिटी मिल जाता है, राइट। तो आप रेशियो निकाल दो v1/v2, दैट इज v1 क्या है 1/√3 एंड v2 क्या है 1, दैट इज 1/√3। सो दोनों का रेशियो निकालने से आ जाएगा 1:√3। सो दिस इज माय आंसर, 1:√3। क्लियर? काफ़ी आसान सवाल था, आप बोर्ड्स में भी कर चुके हो, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्ट्रेट लाइन मोशन से आया है ये नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से आया है, तो यूनिट डायमेंशन से जब देख सकते हो कि वो चैप्टर्स में जब 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन ऑन यूनिट डायमेंशन चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब लाइक दिस रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 meter and breadth is 25 meter. This is breadth, this is length. After rounding off the values of correct significant digit, क्या करना है? एरिया, अच्छा एरिया निकालना है, तो एरिया का जो ऑप्शंस दिया हुआ है दैट इज 1382 बी 1382.5, ऑप्शन सी 14 into 10 to the power 2, ऑप्शन डी 138 into 10 to the power 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है, फाइंड एरिया, यही क्वेश्चन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको लिखना है क्वेश्चंस में, तो एरिया निकालना है इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम तो ये क्लास 5 में भी कर चुके हैं, 5 या 6 में, कि रेक्टेंगल की जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 55.3 इंटू 25 करने से जो रिजल्ट आएगा मीटर स्क्वायर वो हो जाता है हमारा एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो वहाँ पर क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पकड़ के हमको करना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर लेकर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स होता है वो आपको पकड़ना है, मतलब 55.3 एंड 2.5 दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से कोई भी तो एक नंबर आ जाएगा। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे होता है, इसमें हमको देखना पड़ता है कि इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो नॉन जीरो क्वांटिटी के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 है होगा, और इसमें होगा 1 2, तो 2 होगा। यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है 2, ये है लेस, है ना।
तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 ये तो नहीं होगा, क्योंकि फाइनल आंसर में ये यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 2 ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर रूल है, आप अच्छे से सीखना कि यहाँ पर रूल है कि टोटल, यहाँ पर देखो 2 नंबर है, 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस नंबर इज 2, total number of significant figure for this number is 3. Okay, the least significant figure is 2 for this number. So final result में भी 2 ही आएगा significant figure, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम। तो ऑप्शन में देख सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देख सकते हो कि यहाँ पर 4 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन ये देखो 1 2 है, तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि 2 नंबर दिया हुआ है और उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर करके है, तो आपको निकालने का जरूरत था। लेकिन अभी तो हम देख के ही बता सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट में 2 ही है। और ये जो 10 पावर है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है। 10 पावर इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, सिर्फ ये वाला नंबर काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, फाइनल रिजल्ट में 2 आना चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान था। तो 4 क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से, वो आसानी से कर सकते हो, तो आपको 16 मार्क्स तो आसानी से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका 1D मोशन में। एक क्वेश्चन तो हो गया था, और एक क्वेश्चन है the ratio of the distances traveled by a freely falling body। तो एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, बॉडी इज फ्री फॉलिंग इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा, मतलब S1 S2 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 S3 S2 S4, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, दिस वन इज इन फर्स्ट सेकेंड, दिस वन इज इन सेकेंड सेकेंड, this one is in third second and this one is in fourth second। तो ये आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या है। ठीक है, सो दिस बॉडी इज फ्री फॉलिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था। इसके बाद इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब टाइम यहाँ से स्टार्ट किया, t इक्वल्स टू 0। सो इन फर्स्ट सेकेंड मतलब सपोज इन 1 सेकेंड ये यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज माई S1। ओके, तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 1:4:9:16, ऑप्शन बी, मतलब ये रेशियो निकलना है। 1:3:5:7, ऑप्शन सी। 1:1:1:1, एंड ऑप्शन डी 1:2:5:4, सॉरी 3:4, 1:2:3:4। तो जो मैंने कहा था कि इन 1 सेकेंड, मतलब इन फर्स्ट सेकेंड जहाँ पर से टाइम स्टार्ट हुआ है, दैट इज t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, इट कवर सम डिस्टेंस से S1 in 1 second, that is this. So in next second, that is इनिशियल से अगर 2 सेकेंड में अगर सपोज यहाँ पर आ गया, इन 3 सेकेंड में सपोज यहाँ पर आ गया, इन 4 सेकेंड में तो और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, हमेशा डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, सेम वेलोसिटी में नहीं जा रहा है। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड में जितना वेलोसिटी कवर होगा, सेकेंड सेकेंड में उससे ज़्यादा, थर्ड सेकेंड में उससे और भी ज़्यादा, फोर्थ सेकेंड में उस पर और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो हम पहले रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज 1 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, मतलब 0 से स्टार्ट करके फर्स्ट सेकेंड में कितना हुआ है दिस डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये डिस्टेंस नहीं। सेकेंड सेकेंड मतलब सेकेंड वाला जो 1 सेकेंड है, मतलब दिस इज फर्स्ट वाला 1 सेकेंड। उसके बाद देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो ये जो सेकेंड वाला सेकेंड है, ये भी तो 1 सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड मतलब टोटल टाइम हो गया 2 सेकेंड, 1 से 2।
मतलब ये तो हो गया 2 सेकेंड टाइम, 1 2, एंड सेकेंड मतलब सिर्फ सेकेंड वाला 1 सेकेंड, फर्स्ट वाला 1 सेकेंड में ये हो गया, सेकेंड वाला 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, मतलब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस S2, सेकेंड वाला 1 सेकेंड में, दिस इज ऑल्सो 1 सेकेंड जर्नी, दिस इज ऑल्सो 1 सेकेंड जर्नी, बट ये नंबर सेकेंड पे आया है, फर्स्ट सेकेंड के बाद सेकेंड सेकेंड हुआ एरिया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नहीं। देन थर्ड सेकेंड मतलब थर्ड वाला जो 1 सेकेंड है, ओके 1 2 3, थर्ड वाला जो 1 सेकेंड है दैट इज थर्ड सेकेंड, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा S3, और उसके बाद नीचे चला जाएगा तो ए वाला जो डिस्टेंस होगा S4 होगा। सो यू नो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, फ्री फॉलिंग में जो होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होता है, तो ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। फर्स्ट S1 से S2 ज़्यादा होगा, S2 से S3 ज़्यादा होगा, S3 से S4 ज़्यादा होगा, मतलब ये ओके। तो इसका रेशियो क्या क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये इक्वल है, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कौन सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल, फर्स्ट ये जो जाननी है इसमें देख लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t से 0 से 1 सेकेंड आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन मतलब g इंटू टी मतलब 1 सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया g/2, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है g/2, g का वैल्यू 10 ले लो तो 5 मीटर हो जाएगा ऐसे। S1 S2 के लिए देखो, S2 मतलब S2 निकालने के पहले अगर मैं टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड कर ले, तो ये बड़ा डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निकालना पड़ेगा, तो मैं ये निकालने के झंझट में नहीं जाऊंगा, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस में जो फाइनल वेलोसिटी है इसमें निकालना पड़ेगा, ये फाइनल वेलोसिटी, ये जानने के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है ये जानने के लिए ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, वो निकालने का जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस निकाल देता हूँ फॉर दिस जर्नी, मतलब टोटल 2 सेकेंड जर्नी, इन 2 सेकेंड जर्नी इनिशियल वेलोसिटी इज u, सो एस हो गया u मतलब 0 प्लस हाफ g इंटू टी, मतलब यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 2 सेकेंड मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4/2 इंटू जी दैट इज 2g, ये हो गया। अभी मुझे सिर्फ ए डिस्टेंस निकालना है क्योंकि दिस इज माई S2, तो टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, सो S माइनस S1 हो गया S2, S का वैल्यू है 2g, S1 के वैल्यू है g/2, तो मतलब 4g माइनस g/2 दैट इज 3g/2, है ना। तो पहले g/2 था, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पर 2 होता, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 है, तो दिस इज द राइट आंसर। 2 निकाल दो तो काम चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाले कैलकुलेशन, दिस टोटल जर्नी इज 2 सेकेंड जर्नी, बट मुझे निकालना है S2, तो सेकेंड वाला 1 सेकेंड में कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल जर्नी में से ये निकाल हाफ माइनस कर दो तो ये निकल आएगा, टोटल जर्नी का वैल्यू कितना है 2g, मतलब 2g माइनस ये वाला जर्नी का डिस्प्लेसमेंट g/2, तो ये इसको निकाल दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4g माइनस g/2 मतलब 3g/2, तो g/2 तो S1 हो गया और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, मतलब अगर मैं दोनों का रेशियो अगर निकाल दूँ, सिर्फ दोनों का S1 और S2 का, g/2 is to 3g/2, तो g/2 तो कट जाएगा, 1:3 हो गया ना, इसीलिए 3 4 को निकालो, 5 और 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस, 1:3 पहले निकाल दिया, तो मुझे दिख रहा है 1:3 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहो तो और भी निकाल सकते हो कि ये टोटल जर्नी का वैल्यू कितना होगा, S' निकाल दो, ये मतलब टोटल जर्नी है 3 सेकेंड का, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ g इंटू 9 मतलब 3 स्क्वायर, टोटल 3 सेकेंड का जर्नी है 3 स्क्वायर, सो हो गया 9/2 इंटू जी, है ना।
तो इसमें से ये वाला जर्नी निकल माने सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, मतलब थर्ड वाला सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब ये वाला था हमारा एस माइनस एस डैश हो जाएगा S3। सो एस का वैल्यू था 2g था, यहाँ पर 2g माइनस एस डैश है 9/2 इंटू जी। तो कैलकुलेट करो, सॉरी बड़ा वाला है ये, इसमें से इसको निकाल पड़ेगा, एस डैश माइनस एस बड़ा ये, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 9/2 इंटू जी माइनस एस का वैल्यू है 2g जो मैंने पहले निकाला था, तो हो गया 9g माइनस 4g, जी से 9 कैसे दिख रहा है, S3। सो 9 माइनस 4 इज 5g/2 इक्वल्स टू S3। तो आप देख सकते हो कि इसका जो बाद में रेशियो आएगा 5 इंटू g/2, तो g/2 कट होने से 1:3:5। उसके बाद नेक्स्ट वाला जर्नी निकाल सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि ऑड नंबर में आएगा 1:3:5:7:9:11 लाइक दिस। ठीक है, ये याद रख सकते हो, तो डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फॉर 2D मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है और न्यूटन्स लॉज के लिए भी है और सर्कुलर मोशन के लिए भी है। तो पहले निकल देते हैं क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5-6 हो गया शायद। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी लाइक दिस, सपोज दिस इज माय प्रोजेक्टाइल मोशन, यस the projectile motion. A ball is projected like this is a U. The ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree, that means this angle is 60 degree with a vertical direction। अच्छा 60 degree with vertical direction, मतलब ये vertical direction से ये 60 degree है, मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा और हो गया। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। मतलब ये u है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल विथ वर्टिकल कहाँ है, विथ हॉरिजॉन्टल नहीं, विथ वर्टिकल इज 60 डिग्री। मतलब ये एंगल है, हम ये एंगल लेकर काम कर सकते हैं, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हो गया, और इट्स स्पीड एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी, मतलब ये जो हाइस्ट पॉइंट है ये है, हो गया हमारा हाइस्ट पॉइंट। इसमें स्पीड कितना होगा ये निकालना है। ऑप्शन है 5√3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी हो गया 0। मतलब स्पीड निकालने के कहा है, मतलब एक्स एंड वाई दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, तो ये हम हमेशा से जानते हैं कि अगर कोई भी पोजीशन में सब यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो यहाँ पर तो जो वेलोसिटी आएगा दो कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो अगर ये हम नहीं जानते, मतलब ये रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट निकालने के लिए ये और ये को, मतलब सपोज दिस इज V1 दिस इज V2, तो V1² प्लस V2² करना पड़ता है टू गेट स्पीड एट दिस पोजिशन, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एट द हाइस्ट पॉइंट आप तो जानते होंगे, एट हाइस्ट पॉइंट में y का जो कंपोनेंट होता है, मतलब कोई भी वेक्टर ले लो, यहाँ का दोनों कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है तो अगर वेलोसिटी v है तो v cos थीटा हो जाता है, दिस इज v sin थीटा। एट द हाइस्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट होता है ये छोटा होता रहता है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स कहाँ पर लग रहा है, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, but in this direction, that is x direction, y direction, in x direction, in this direction there is no force, there is no acceleration or retardation. So that's why the velocity in this direction is remain constant all time. In the x direction the velocity is remain constant. That means if we resolve this u in this side, that is u cos 30 degree here, and this u in y direction, the component of u is initial velocity is 10, it is 10
10 cos साइन होगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल लेकर हम काम कर रहे हैं 30 डिग्री दिस साइड, तो दिस एंगल इज 10 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, दिस इज 10 cos 30 डिग्री। तो एक्स कंपोनेंट दिस इज माय एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट, तो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स यहाँ पर है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, वाई का जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, दैट इज दिस वन। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, ये स्पीड मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब वही होगा, मतलब 10 cos 30 डिग्री मीन्स हाफ नहीं √3/2, सो 2 to 5 दैट इज 5 √3 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में वाई का कोई वेलोसिटी नहीं होता है। अगर किसी और पॉइंट में दिया हुआ होता, अगर ये कहता कि ये पॉइंट में स्पीड निकालो, तो आपको एक्स तो पता है क्योंकि एक्स तो यही होगा, कोई भी चेंज में नहीं होता, लेकिन ये वाई का कंपोनेंट आपको निकालना पड़ता है। अगर वाई का कंपोनेंट निकाल देते तो दोनों का ऐड करने से ये वाला स्पीड निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसा, तो हाईएस्ट पॉइंट में तो हमको निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। हाईएस्ट पॉइंट में वाई की वेलोसिटी जीरो हो जाता है, मतलब वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, मतलब साइन का जो जो एंगल है ये सिर्फ यही डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एक्स का निकालने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर से रोटेशनल मोशन के, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील, सो जस्ट ड्रॉ अ फ्लाई व्हील एंड दैट एंगुलर स्पीड, तो कौन सी डायरेक्शन में ये घूम रहा है पता नहीं, बट एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट, अच्छा यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM, ठीक है। RPM मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट, ये भी रोटेशन पर मिनट RPM, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, ये है नंबर, दिस इज द नंबर। सो ये नंबर मतलब ये एक्सलेट कर रहा है, मतलब सपोज आप जब फैन को स्विच ऑन करते हो क्या होता है, फर्स्ट 1 सेकेंड में अगर एक रोटेशन किया, देन घूमता है जोर 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 से, अभी 1 सेकेंड में अगर 5 रोटेशन या 10 रोटेशन कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि 10 रोटेशन पर सेकेंड। पहले क्या था, 1 रोटेशन पर सेकेंड, 1 रोटेशन टू 10 हो गया, मतलब एक्सलेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम है, RPM मतलब इतने सारी रोटेशन 1200 रोटेशन कर रहा है पर मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में ये इतना रोटेशन कर रहा है। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि इन RPS में कितना होगा, मतलब रोटेशन पर सेकेंड में कितना होगा। तो 1200 बाई 60 कर दो तो हो जाएगा 20 RPS, मतलब रोटेशन पर सेकेंड ये हो गया 2D, मतलब पर सेकेंड में 20 टाइम्स रोटेट कर रहा है ये। और ये वाला इसको भी चेंज कर दो RPS में, 3120 बाई 60, 6 4 6 5 30 एंड 6 2 52 RPS, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, 20 से 52 ये नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो चेंज हुआ है इन टाइम t = 16 सेकेंड, तो 16 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ हो गया, ये हो गया फ्रॉम हियर टू 1200 RPM टू 3120 RPM हो गया। तो द एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मतलब अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रेडियन तो जानते हो एंगल का एंगल, मतलब एंगल का जो ऐसा यूनिट है थीटा, वो हो गया रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय सेकेंड स्क्वायर, दिस इज माय अल्फा, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एस, मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब ओमेगा बाई टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हम जो आरपीएस में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, बट ये ओमेगा नहीं है। अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ये वाला ओमेगा पकड़ लेते हैं, लेकिन ये ओमेगा नहीं है, ये नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है। तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, जो थीटा होता है, देखो अगर एक व्हील, ये सपोज जस्ट मार्क दिस पॉइंट, सपोज दिस माय ए पॉइंट, ये अगर एक बार घूम गया, मतलब फुल रोटेट कर गया, मतलब 2 पाई हो गया है ये एंगल। अगर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो कितना रोटेशन किया? थीटा एंगल, जस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है। अगर एक फुल रोटेशन हो गया तो ये पूरा एंगल कवर हो जाएगा, मतलब 2 पाई कवर हो जाएगा, ठीक है। रेडियन में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डिग्री से नहीं, 360 नहीं, 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये ऐसा यूनिट रेडियन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे लीनियर की डिस्प्लेसमेंट में हम मीटर करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर इन टाइम t, तो 5 मीटर बाई t, और 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए थीटा डिवाइडेड बाई टाइम करना पड़ता है। लेकिन व्हाट इज थीटा? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ रोटेशन से थीटा का क्या रिलेशन है? तो अभी हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज दिस? अच्छा, ARPS, व्हाट इज दिस? 20 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब इतने सारे रोटेशन हुआ है पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 टाइम्स हुआ है। अभी देखो, अगर थीटा, अगर कोई भी एक पार्टिकल, अगर कोई भी व्हील का एक पार्ट अगर कंप्लीट रोटेशन कर गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। यहाँ से एक फुल रोटेशन के लिए 2 पाई डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो 20 टाइम्स अगर ये रोटेट कर गया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 20 इंटू 2 पाई होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड पर सेकेंड, मतलब रेडियन हो गया, ये पर सेकेंड है, मतलब ये हो गया हमारा ओमेगा 1, 20 इंटू 2 पाई, राइट। सो ये कैलकुलेशन 240 पाई रेडियन पर सेकेंड। देखो समझ में आया कि नहीं? ये हो गया 20 आरपीएस, मतलब 20 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 20 टाइम्स रोटेट कर रहा है, ठीक है। मतलब पर सेकेंड तो पर सेकेंड में रख दिया, इसको मैं कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है 20 रोटेशन, 20 रोटेशन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, मतलब पूरा 360 घूम गया, रेडियन में होगा 2 पाई। तो फॉर 20 कंप्लीट रोटेशन 20 इंटू 2 पाई, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 20, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया? फॉर वन कंप्लीट रोटेशन दैट इज 2 पाई, 20 रोटेशन इज 20 इंटू 2 पाई। नाउ दिस इज इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पर सेकेंड जितना जो था वो तो है ही, तो रेडियन पर सेकेंड हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। फॉर दिस वन आल्सो दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो 52 इंटू 2 पाई बाई सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड। ये तो रेडियन हो गया पर सेकेंड, सेम कैलकुलेशन। ये हो गया 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। बस यही निकालना है बस, क्योंकि पहले आरपीएम था, रोटेशन पर मिनट, यहाँ से आरपीएस कन्वर्ट किया और उसके बाद 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा निकल आएगा। अभी हमको निकालना है अल्फा, मतलब हमें अल्फा निकालना है। अच्छा, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शंस है ए 4 पाई, ऑप्शन बी 12 पाई, ऑप्शन सी 104 पाई, एंड ऑप्शन डी 2 पाई। और जो सारे जो ऑप्शंस है ये सब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है, मतलब दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि जैसे हम लीनियर मोशन में जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर के लिए ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। दिस इज फॉर एंगुलर केस, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम।
सो हमें निकालना है अल्फा. सो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी. ओमेगा 2 इज दिस वन 104 पाई माइनस ओमेगा 1 इज 40 पाई डिवाइडेड बाई टाइम इज 16 सेकेंड. अभी मैं यही लिखा था. तो 16 सेकेंड में कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन. तो टाइम 16 सेकेंड दिया हुआ है. सो ये कैलकुलेट करो. 104 एंड 40 कैलकुलेट करने से कितना होगा 64 पाई डिवाइडेड बाई 16. तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. क्योंकि पहले ये रेडियन पर सेकेंड था, नीचे टाइम है सेकेंड, तो सेकेंड एंड सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज द आंसर. ओके, चलो समझ में आया. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. तो हम वो पार्ट लेकर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कैसे होता है. अच्छा, अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. लाइक अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो. अ सेल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट इनिशियली. तो एक सेल था, ठीक है, बम रेस्ट में है, मास एम है. इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मास रेशियोज 2:2:1. तो ये अगर विस्फोट हो गया है तो 3 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्टेड हो गया. ऐसे 3 फ्रैगमेंट में कन्वर्टेड हो गया, छोटा. तो इनका जो मास रेशियो है 2:2:1. हम ऐसे लिख सकते हैं 2m and m. तो सारे मास हम ऐसे लिख सकते हैं 2:2:1 मतलब 2m m, राइट. उसके बाद क्या हुआ है, इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर. जो दोनों का जो इक्वल मास है, ये 2m है, ये 2m है, ये परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है विथ स्पीड v. मतलब ये अगर ऐसे गया, ये ऐसे होगा, तो ये दोनों का एंगल जितना होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मैं अभी फिर से पढ़ देता हूँ. इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. इक्वल मास क्योंकि ये तो अलग है, m, 2m, they are going in mutually perpendicular direction with speed v. Okay, the speed of third linear fragment. तो ये थर्ड वाला का वेलोसिटी कितना होगा. ऑप्शन ए √2 into v, ऑप्शन बी √2 into v, ऑप्शन सी 3√2 into v, and ऑप्शन डी इज v. ठीक है. तो ये थर्ड वाले का वेलोसिटी कितना होगा. हम ये मान सकते हैं कि ये वाला है डायरेक्शन. ठीक है, जब कोई भी डायरेक्शन आप मान लो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होगा या यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में मान लो, तो आंसर सेम ही आएगा. कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. तो जो ये देखो, ये कॉलिशन वाला पार्ट में था, जैसे कोलाइड किया जा रहा है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कोई भी कॉलिशन हो. तो यहाँ पर भी हम मोमेंटम कंजर्व करके ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये जो सिनेरियो है हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एंगल इज 90 डिग्री. मतलब अगर मैं लीनियर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री. ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है ये 2m है, ये 2m है, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो ऐसे जाएगा क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा. तो मैंने कोई भी डायरेक्शन लेने के लिए कहा कि कोई भी डायरेक्शन ले लो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो अब यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, कोई भी ले लो. अगर आपको इजी लगता है कि यहाँ पर लेने से आप यहाँ पर भी ले सकते हो. ये v'. ठीक है, हम इसका वेलोसिटी हम नहीं जानते, इसका वेलोसिटी हम जानते हैं v, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है दैट इज v. ठीक है, तो 3 फ्रैगमेंट है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहा है. ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है, मतलब लीनियर लाइन से 45, ये नीचे 45. और एक है ऐसे लीनियरली जा रहा है, ऐसे कोई डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे या ऐसे कोई भी हो सकता है. तो इसका वेलोसिटी कितना होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम
मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर लो। तो हम अगर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करें तो क्या होगा, देखो v, इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा होगा, v cos 45। और इसका भी देखो, अच्छा इसका मास तो 2m है, तो 2m v, मतलब मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ मैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 2m और v वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos 45, मतलब मैं इसी डायरेक्शन में हम मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा 2m v cos थीटा। इसका भी सेम, इसका भी मास 2m है और इसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा 2m v cos 45। और ये जो पार्ट है इसका यही डायरेक्शन में सिर्फ है वेलोसिटी, दैट इज v डैश, तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू v डैश, क्योंकि इसका जो रेशियो है मास का 2m एंड m, मतलब 2:1, दैट इज 2m m। जो थर्ड वाला पार्टिकल है उसका जो मास है m है, दोनों का 2m है। तो अभी क्या करो कि सबको ऐड करके मोमेंटम कंजर्व कर दो, मतलब m v डैश प्लस 2m v cos 45 प्लस 2m v cos 45 इक्वल्स टू 0 करते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। टोटल मोमेंटम क्या होगा, पहले बात में, मतलब पहले तो रेस्ट में था, मतलब टोटल मोमेंटम क्या था, रेस्ट में था, मतलब टोटल मोमेंटम क्या था, 0 था, अभी भी 0 ही होगा, है ना। टोटल जो मास था शायद मान ले कैपिटल M था, टोटल जो सेल का जो मास था कैपिटल M था, लेकिन रेस्ट में था ना, वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो मास इंटू वेलोसिटी करने से मोमेंटम होता है, दैट इज ऑल्सो 0। तो पहले अगर 0 है, बाद में भी 0 ही होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा आफ्टर एक्सपोर्शन। तो हम सारे मोमेंटम को एक ही डायरेक्शन में ले लिया, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक साइन थीटा कंपोनेंट है, दोनों तो बैलेंस होके कट ही जाएगा, तो ये तीनों मोमेंटम को हम ऐड करके 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि पहले मोमेंटम 0 ही था, इसीलिए। तो हमको निकालना है v डैश, तो m v डैश को रख देते हैं और दोनों को उस साइड में लेकर जाते हैं, तो देखो दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब 2 से 4 हो जाएगा, माइनस 4m v cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। 4mv क्यों, 2mv प्लस 2mv 4mv एंड cos 45 दोनों का वैल्यू तो 1/√2 होता है, तो वो लिख दिया, और दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में लेकर आ गए, तो माइनस, तो am से कट जाएगा, तो v डैश हो गया हमारा माइनस, अच्छा ये 4 है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 मतलब 2 × 2, नीचे √2 है, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो 2√2 बचेगा, 2√2 × v, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2√2 × v, बट माइनस साइन में आया। क्यों माइनस साइन में आया है, मैंने ऐसे पकड़ा था कि ये वाला डायरेक्शन है v डैश का, तो एक्चुअली माइनस साइन आया है, मतलब इसका डायरेक्शन एक्चुअली ऐसे है, क्योंकि टू बैलेंस देम, तो ये दोनों का मोमेंटम का जो नेट डायरेक्शन अगर ऐसा होगा, ये इसका मोमेंटम का नेट डायरेक्शन ऐसा होगा, जैसे ये बैलेंस हो जाए, और पहले तो 0 था तो 0 ही होगा, इसीलिए हम ऐसे पहले कंसिडर किए थे, अभी दिखा कि माइनस साइन है, तो ऐसे। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालने के कहा है, तो सिर्फ आप वैल्यू ही देखो 2√2 × v, तो ये हो गया हमारा आंसर। माइनस साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन के लिए दिखा रहा है कि ये ऐसे जाएगा, दोनों अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, क्योंकि पहले मोमेंटम 0 था, अभी भी आप नेट मोमेंटम कैलकुलेट करके 0 कर दो, उसके बाद v डैश निकालो, मास जानते हो, सब कुछ जानते हो, मोमेंटम कंजर्व करने से आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी क्वेश्चन में थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, एंड इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड इज 2000 kg, मतलब एक लिफ्ट है, ठीक है, मैक्सिमम लोड इज 2000 kg, मतलब मास इंटू जी करने से क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मैक्सिमम लोड ये दिया हुआ है, मतलब लिफ्ट एंड पैसेंजर, मतलब यहाँ पर पैसेंजर कुछ है, लिफ्ट एंड पैसेंजर दोनों का मास मिलकर ये इंटू जी करने से वेट हो गया। मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड
अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, v मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। मतलब ये तो ऊपर जा रहा है ना, लिफ्ट आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, दैट इज मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, नीचे डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मोशन ऊपर में जा रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखते हैं 3000 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही वाइटल होता है। अगर डायरेक्शन आप गलत ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आएगा क्योंकि मोशन जा रहा है ऊपर। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज oppose the motion direction, that is always oppose the motion, that is motion अगर ऐसे जा रहा है तो मोशन अगर ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट में होगा। तो हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 3000 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद कहा है कि द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लेफ्ट इन व्हाट इज, तो कितना मिनिमम पावर मोटर को इसको डिलीवर करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट स्पीड। ठीक है, अगर ये स्पीड में जाना है तो यहाँ पर तो लोड है, उसके बाद फ्रिक्शन भी है, दोनों को मैनेज करके अगर कितना पावर दे मोटर कि लिफ्ट ऐसे वेलोसिटी में जाए। ठीक है, ऑप्शंस हैं, पावर इज 20,000, अच्छा पावर का जो यूनिट दिया हुआ है दैट इज वाट में मतलब एसआई में निकलना है, 20,000 वाट, और बी 34500 watt, C is 23500 watt, and D is 2300 watt। ठीक है, यही आपको निकालना है। देखो दिस इज द पावर, ऑप्शंस में दिया हुआ है तो आपको पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकाल सकते हो? देखो पहले देखो पावर, अगर मोटर को पावर देना है ये लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट में कितना सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको भी तो ओवरकम करना है ना, उसको ओवरकम करना है, मतलब लिफ्ट का खुद का जो लोड है, अगर कोई भी फ्रिक्शन अगर नहीं होता, एक बॉडी है जिसके ऊपर mg ऐसे पड़ रहा है, तो दिस इज द लोड, मतलब फोर्स। तो फोर्स इनटू अगर हमको फोर्स से हम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन बाई टाइम करने से हमको पावर मिल जाता है, मतलब कितना वर्क डन कर रहा है विथ टाइम। ठीक है, तो टाइम कम लगेगा तो पावर ज़्यादा देना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा होगा मतलब धीरे धीरे कर रहा है तो पावर कम देने से हो जाएगा। तो यही होता है पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो टाइम तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको पावर निकालना है। तो हम पावर का और एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर से हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखो वर्क डन मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हम एस से निकाल सकते हैं, एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम इज दिस, तो फोर्स को रख दो, डिस्प्लेसमेंट बाई पावर टाइम, हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी करने से भी हमको पावर मिल जाता है। तो अभी देखो लिफ्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ रहा है, टोटल फोर्स इज 3000 न्यूटन, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स F, एंड खुद का जो लिफ्ट और पैसेंजर का जो टोटल जो वेट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब नीचे पड़ रहा है, इसको लिफ्ट मोटर को ओवरकम करना है, मतलब दिस प्लस दिस, मतलब 3000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, दोनों को ओवरकम करना है। टोटल फोर्स इज दिस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg फोर्स, मतलब m इज 2000 एंड g वैल्यू ब्रैकेट में दिया हुआ था 10 न्यूटन, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड का ये लिख सकते हो, तो 10 लिख दिया, g का वैल्यू 10, 2000 मास, सो ये करने से कितना होगा, ये हो गया 20,000 एंड 2 दैट इज 3, दैट इज 23,000 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस लिफ्ट टू ओवरकम दैट लोड। तो मोटर को कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने देखा
तो फोर्स कितना है 23000 न्यूटन इनटू वेलोसिटी. टू मेंटेन दैट वेलोसिटी यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स पावर. सो दैट पावर should be equal to force into velocity. तो velocity is this 1.5, क्योंकि मुझे यही velocity को करना है, मेंटेन रखना है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2. 3 से मल्टीप्लाई करो तो 339 एंड दिस इज 49/2. 49/2 ऐसे. सो हो गया 2, अच्छा सॉरी 6 हो गया 69,000/2. सो 3 and 9 is 4500. Yes, 345,000. 34500. तो आसान हो जाएगा. अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे कि 23,000 इंटू 1.5 ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो आप क्या करोगे 1.5 मतलब 3/2 हम ऐसे लिख दिए. तो 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया, डिवाइड बाई 2 करो, आसानी से हो जाएगा. 2 2 6, सॉरी 2 3 6. देखो ऑप्शन में एक ही 3 था, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन. और 1-2 क्वेश्चंस हैं मैकेनिक्स से. अच्छा, और एक है रोटेशनल मोशन से, दैट इज 2 क्वेश्चन है. और रेडियस ऑफ जायरेशन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. अच्छा, उसके पहले हम ये कर लें. सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉब्लम है. 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली. सो one object, this is second object, this is 10 kg and this is 20 kg. ठीक है, are connected to the 2 ends with a of a rigid rod of length 10 meter. So यहाँ पर connected है, this 10 meter rigid rod से connected है. ठीक है, with negligible mass. तो ये जो rod है इसका mass negligible है. The distance of the center of mass of the system from 10 kg mass. तो 10 kg mass से कितने डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. ठीक है, ऑप्शन है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है. काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया हुआ है. सो जो रोटेशन वाला क्वेश्चन था ना डिस्क का, आरपीएम का, और एनसीईआरटी बुक्स में ही है डायरेक्ट. 5 मीटर एंड डी 10/3 मीटर. ठीक है, देखो अगर दोनों मास अगर इक्वल होता, ए भी 10 kg है, ए भी 10 kg है, और डिस्टेंस है 10 मीटर, तो दोनों मास अगर इक्वल है तो सेंटर मास कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है. एग्जैक्टली मतलब 10 kg मास से 5 मीटर डिस्टेंस में होगा. अभी क्या हुआ है, एक 20 kg मास दिया हुआ है, तो ये मास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है इसे थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएगा टूवर्ड्स द हेवी मास. तो हेवी मास जो 20 kg है उससे उसके पास में थोड़ा सा चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 10 kg मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब 5 से ज़्यादा होगा. मतलब ये 5 तो नहीं होगा, 5 से ज़्यादा तो टोटल तो 10 इसके पास तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं होगा. 10/3 करने से तो 5 से कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर 20/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा होगा, 10 के पास तो नहीं होगा. मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये मास इतना ज़्यादा हो गया कि सेंटर ऑफ मास एकदम सीधा मिडिल से यहाँ पर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा. कहीं पर ऐसा होगा तो ये वाला 5 से ज़्यादा होगा, 10 से तो कम होगा. तो 10 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा, 10/3 तो नहीं, तो 5 से कम है, ये तो नहीं होगा बिल्कुल ही, क्योंकि 10 kg से निकालने के कहा है, 20 kg से नहीं. ऐसे तो नहीं दिया हुआ है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 20 kg. तो 20 kg से नहीं कहा है कि 10 kg से निकालो. तो 10 kg से तो बिगर डिस्टेंस होगा, 5 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों मास इक्वल होगा तो 5 में होता. तो लेकिन अभी ये मास ज़्यादा हो गया तो इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 5 से ज़्यादा, तो ये हो गया. ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो. नहीं तो अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1
प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। यहाँ पर देखो 10 kg है ना, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑरिजिन ले लेते हैं, ऑरिजिन 10 kg में ले लेते हैं। तो क्या होगा, कहीं पे भी ऑरिजिन ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मिडिल में ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो हम एक पॉइंट में ले लेते हो, 1.0 हो जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मतलब डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ऑरिजिन के 0 पॉइंट में 10 kg मास है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg मास इज 0 प्लस डिस्टेंस, यहाँ पर देखो डिस्टेंस देखो 10 मीटर है, तो मास है 20 kg इंटू 10 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू सेकंड मास, डिवाइड बाई टोटल मास इज 10 एंड 20 दैट इज 30 kg। तो 0 से कट जाएगा 20/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन से, जो है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। सपोज दिस इज माय यूनिफॉर्म डिस्क, ये डिस्क है, सॉलिड है, थिन है, बहुत ही पतला है, यूनिफॉर्म डिस्क। रेडियस ऑफ gyration क्या होगा, रेशियो ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। मतलब दोनों पॉइंट का जो रेडियस ऑफ gyration निकलना पड़ेगा। एक है ये सेंटर, जो एक्सिस है ऐसे है, मतलब डिस्क ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा अबाउट दिस सेंटर लाइक दिस, इसके लिए रेडियस ऑफ gyration कितना होगा। और एक एक्सिस है जो डायमीटर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे होगा, तो डिस्क कैसे घूमेगा, ऐसे रहेगा, तो डिस्क ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब ये अगर डिस्क ले ले, ये अगर डिस्क ले ले, तो सेंटर से करेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे। द एक्सिस पासेस थ्रू दिस सेंटर परपेंडिकुलर टू द डिस्क लाइक दिस, ऐसे। अगर डायमीटर से ले ले, ये डायमीटर से ले ले, तो डिस्क ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये दोनों के लिए रेडियस ऑफ gyration कैसा होगा, जो उसका रेशियो पूछा है। ठीक है, सिर्फ रेशियो पूछा है। तो ऑप्शंस आर √2:1, बी है 4:1, सी है 1:√2 एंड डी है 2:1। ठीक है, तो ये दोनों के लिए कितना होगा। देखो व्हाट इज रेडियस ऑफ gyration, तो आपको रेडियस ऑफ gyration पढ़ना होगा और उसका फॉर्मूला क्या है वो समझना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ gyration कुछ भी नहीं है, सपोज एक बॉडी ले लो, इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ए है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मान लो कि टोटल बॉडी का जो मास है एक जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, सपोज मान लो कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये जो एक्सिस है और यहाँ पर जो रेडियस होगा ये, तो ये हो जाता है के, रेडियस ऑफ gyration। तो टोटल बॉडी मास को हम m मान ले, तो रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला क्या होता है, तो I इक्वल्स टू होता है m इंटू के स्क्वायर, सो k इक्वल्स टू I/m√/s। मतलब I है, व्हाट इज I आप जानते होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू टोटल मास इंटू के स्क्वायर। व्हाट इज k, k इज द रेडियस from the axis where total mass is concentrated of this body। सपोज ये टोटल जो मास m है यहाँ पर concentrated है दिस होल बॉडी है। तो ये रेडियस ऑफ gyration मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने दूर है टोटल मास यहाँ पर concentrated है वो रेडियस हो जाता है k। मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस में ये मेंटेन है टोटल कॉन्सेंट्रेटेड मास कैपिटल M, तो वो हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ gyration। मतलब k इक्वल्स टू √I/m, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो ये तो हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो रेडियस ऑफ gyration चेंज हो जाता है जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया तो रेडियस ऑफ gyration चेंज हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हो गया तो रेडियस ऑफ gyration चेंज हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर जो डिस्क है इसका पहले जो रेडियस ऑफ gyration पूछा है वो ऐसे, ये है एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्सिस,
अच्छा इसका रेडियस ले लो से कैपिटल आर, तो ये हो गया हमारा एक्सिस और इसके ऐसे घूम रहा है, मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो मार्कर पेन है वो हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर दैट केस जो डिस्क है, सॉलिड जो डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हम जानते हैं, दैट इज हाफ m into r square if the radius of disc is r and m is the capital mass, that is capital M is the mass of this disc। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। और रेडियस ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है m k square, that I equals to m k square, so instead of I can write like this, half m into r square। तो इससे हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, m कट गया, k equals to r square by 2 that root, that is r by root 2। So for first case where axis of rotation is like this for this disc, so k हो जाएगा r by root 2, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। फॉर दैट केस हम इस फॉर्मूला से हम आई के साथ मतलब इक्वेट कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज अबाउट दिस डायमीटर। सो ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये याद रखना पड़ेगा। फॉर दिस डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल होता है 1/4 m into r square। सो जस्ट इक्वेट इट 1/4 m into r square। सो m कट गया, देन k square equals to r square by 4, so k equals to r by 2, that is k2 for second case where dimension axis of rotation is around the diameter। So just divide it, ratio पूछा है k1 by k2 कर दो, so r by root 2 divided by r by 2, so r कट गया, that is 2 by root 2, that is root 2 कट जाएगा तो root 2 by 1, so root 2 is to 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, रूट 2 is to 1, ठीक है। रेशियो करने के बाद ये k2 है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था वो मैंने दिया, और अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रेडियस ऑफ डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वे अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r square फॉर दिस सॉलिड डिस्क, तो ये हो गया फर्स्ट वाला रेडियस ऑफ डायरेक्शन। फॉर दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ 1/4 m r square, मैंने लिख दिया, तो k2 हो गया सेकंड पार्ट में गया, दोनों का रेशियो करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। और एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज फ्रॉम ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में से एक ही क्वेश्चन आया है, तो रोटेशन से 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, और तो लीनियर मोशन से, स्ट्रेट लाइन मोशन से एक क्वेश्चन, 2D मोशन से 2-3 क्वेश्चन आया है, और ग्रेविटेशन से एक ही क्वेश्चन आया है। क्या है कि ये बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ मास दैट इज 60 ग्राम, ठीक है, ये 60 ग्राम है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज 3 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन इट्स प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पर है, मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर कहाँ पर भी है, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दिस बॉडी, दैट इज अट्रैक्टिंग फोर्स, दैट इज 3 न्यूटन, ठीक है, कहीं पर भी है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जी का वैल्यू क्या होगा एट दिस पॉइंट, मतलब ऑप्शंस दिया हुआ है, दैट इज 50 न्यूटन पर केजी, ऑप्शंस बी 20 न्यूटन पर केजी, ऑप्शन सी 180 न्यूटन पर केजी, एंड ऑप्शन डी 0.05 न्यूटन पर केजी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो सिर्फ ग्रेविटेशन इंटेंसिटी पूछा है, तो आप शायद सोच में पढ़े होंगे कि कैसे ग्रेविटेशन इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है क्या, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है। देखो जैसे हम क्लास 12 में अगर आप पढ़ चुके हो कि फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू
फील्ड, दिस इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही हम फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी कर सकते हैं, राइट। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स होता है, सॉरी एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, ए इक्वल्स टू एम जी होता है। तो देखो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है, यहाँ पर मास ट्रांसफर होता है, तो दो तो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर चार्ज के पास जो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर मास के पास जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब सिर्फ स्मॉल जी निकलना है, मतलब जो एम जी का जो जी होता है वो निकलना है। मतलब अगर मैं फील्ड दूँ तो जी एम बाई आर स्क्वायर, दिस एम को छोड़कर ये जो पार्ट है यही है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब एम इंटू जी में जी का जो पार्ट होता है, एम छोड़कर ये पूरा पार्ट होता है स्मॉल जी, तो इसको निकालना है, ठीक है। देखो फोर्स तो दिया हुआ है 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन से एम इंटू जी कर दो ना, तो मतलब हमें तो फोर्स है, फोर्स मतलब एम जी होता है, तो एम इंटू जी करते हैं तो जी निकालना है, यही है फील्ड इंटेंसिटी, यही है फील्ड इंटेंसिटी। तो जी मतलब 3 न्यूटन बाई एम, तो न्यूटन तो है लेकिन एम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 60 ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 60 इंटू 10⁻³ kg। देखो ऑप्शन देखो न्यूटन पर केजी है, तो न्यूटन पर केजी तो आ गया है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। कैसे होगा कैलकुलेशन, अच्छा -3 को ऊपर कर दो तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ तो एक जीरो तो कट जाएगा, 10⁻² हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 6 तो 2 हो गया। यहाँ पर 100 है, 100/2 दैट इज 50 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, 50 न्यूटन पर केजी, तो दिस इज आंसर, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है कि व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको ये मालूम है तो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो जो मैकेनिकल पार्ट था, जो यूनिट डायमेंशन टू ग्रेविटेशनल पार्ट, यही आया है नीट में। शायद एक दो छूट गए होंगे तो आप देख लेना, आई होप सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी टू वेव एंड ऑसिलेशन लेकर आएंगे और काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉय इट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like this video and comment it if you any doubt or any queries about this channel or these videos, these questions, all these things. Okay, so thank you so much for watching this video. Thank you.